हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। चले आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। डेट 4 जून है। सबसे पहले 3 जून को पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हैं। मैंने प्रश्न पूछा था आपसे कि निसर्ग तूफान का नाम किस देश ने दिया है। इससे पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि तूफानों के नाम 1953 से अटलांटिक ओशियन से स्टार्ट हुए थे। जो वहाँ के देश हैं उन्होंने देना स्टार्ट किया था। उसके बाद यहाँ पर नाम तय करने का अधिकार भारत को जाता है। इसके अलावा जो आसपास के जो देश हैं जो समुद्र सीमा से जुड़े हुए हैं वो नाम रखते हैं। उन नाम के आधार पर अल्फ़ाबेटिकली नाम के आधार पर उस देश का नाम को स्वीकार किया जाता है। इस बार जो निसर्ग तूफान है ये बांग्लादेश ने नाम दिया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। अर्थात इस प्रश्न जो पूछा है मैंने, निसर्ग तूफान का नाम किस देश ने दिया है, इसका जवाब है बांग्लादेश। और निसर्ग का अर्थ क्या है? प्रकृति है। चलिए देखते हैं कि किन 2 बच्चों ने आंसर सही दिए हैं। तो कल की तरह आज भी 2 लोगों ने आंसर दिए हैं। अमन मित्तल ने दिया है, सही जवाब दिया है, और आपके लक्ष्मी लोडवाल ने भी सही जवाब दिया है। धन्यवाद और अच्छी बधाई के पात्र हो। आप लोग मेहनत कर रहे हो, इसी तरह से मेहनत कीजिए। यही मैं कहता हूँ कि जो लोग आंसर देंगे, जिसका आंसर बहुत अच्छा होगा, उनमें से 2 लोगों को मैं अपनी स्क्रीन पर नाम से बताऊँगा कि उन्होंने क्या आंसर दिया है। तो इस बार भी अमन मित्तल और लक्ष्मी लोडवाल ने आंसर दिया है। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं। कल जो प्रश्न पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन करते हैं कि कल हमने जो प्रश्न पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, शॉर्ट में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल के हमारे प्रश्न देखें तो पहला प्रश्न था वर्ल्ड बाइसिकल डे कब आता है? 3 जून को आता है। दूसरा प्रश्न था अरब सागर से उठे चक्रवात का नाम क्या है? निसर्ग है। तीसरा प्रश्न था खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने किया था। चौथा प्रश्न था ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन होंगे? गायत्री आई कुमार होंगे। और 5वां प्रश्न था पीएम मोदी ने चैंपियंस प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र के लिए लॉन्च किया है? लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के लिए किया है, एमएसएमई के लिए किया है। ये थे हमारे कल के क्वेश्चन जो हमने रिवीजन किया। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार किसी विदेशी नेता से द्विपक्षीय वर्चुअल मीटिंग में भाग लिया। जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अटेंड की गई पहली द्विपक्षीय वर्चुअल मीटिंग किसके साथ थी? ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ थी, जो कि आज ही हुई है। ये जो वर्चुअल समिट हुई, पीएम मॉरिसन ऑस्ट्रेलियाई पीएम है, ये याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियाई पीएम कौन है? पीएम मॉरिसन। आपने जिस तरह भारतीय समुदाय का ध्यान रखा उसके लिए आभारी हूँ। मॉरिसन बोले कभी मिलेंगे तो गुजराती खिचड़ी जरूर खाएंगे। जब मीटिंग से पहले इन्होंने समोसे की चर्चा की थी, आज इन्होंने खिचड़ी की चर्चा की है। मॉरिसन जनवरी और मई में भारत आने वाले थे, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार किसी विदेशी नेता से वर्चुअल मीटिंग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने गुरुवार को वर्चुअल मीटिंग के इस दौरान दोनों नेताओं में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए बातचीत हुई। चलिए अब हम प्रश्न पढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है फेसबुक ने किस भारतीय संगीत कंपनी से डील की है? सारेगामा बहुत फेमस कंपनी है आपकी, उससे फेसबुक ने कांटेक्ट किया है, डील की है कि इन दोनों को मिलाकर दोनों को मिलाकर डील की जाए। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल। इस प्रोफाइल में प्लेटफॉर्म के यूजर पोस्ट और प्रोफाइल में 1 लाख गानों का इस्तेमाल कर पाएंगे। फेसबुक के जो यूजर पोस्ट हैं वो अपने 1 लाख गानों का इस्तेमाल कर पाएंगे। फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम के यूजर भी उपयोग कर सकेंगे। कंटेंट में सदाबहार गानों का इस्तेमाल किया जाएगा। वीडियो, स्टोरी और अन्य क्रिएटिव कंटेंट के लिए संगीत के इस्तेमाल की अनुमति होगी। मतलब कोई क्रिएटिविटी करते हैं, कोई स्टोरी करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसमें कोई गाना आपको सेट करना है तो आप कर सकते हैं। दिग्गज सोशल मीडिया मतलब ये कि भारतीय गानों की बड़ी सूची मुहैया कराने के मकसद से सारेगामा के साथ ग्लोबल डील की है। इसके तहत दोनों से इंस्टाग्राम और फेसबुक सारेगामा के संगीत का इस्तेमाल वीडियो और अन्य अनुभवों के लिए कर सकते हैं। चलिए, सारेगामा सबसे पुरानी म्यूजिक कंपनियों में से एक है। इसके पास लता मंगेशकर, रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार, आशा भोसले, गुलजार, जगजीत सिंह, आर.डी. बर्मन, कल्याण जी आनंद जी, गीता दत्त और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गज संगीत हस्तियों के गाने हैं इनके पास। फेसबुक ने इससे पहले टी सीरीज
यशराज फिल्म्स और जी म्यूजिक के साथ भी इस तरह के सौदे किए थे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि विदेश से लौट रहे भारतीयों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना स्टार्ट की है। तो भारत सरकार ने इसके लिए स्वदेश योजना स्टार्ट की है। तो जो बाहर से लौट रहे हैं उनके लिए रोजगार के अनुबंध के लिए कि रोजगार उनको किस तरह से प्राप्त हो, इसके लिए भारतीय सरकार ने स्वदेश योजना का प्रारंभ किया है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताते हैं। विदेश से लौट रहे भारतीयों को देश में ही रोजगार मिलेगा। अब तक 7,000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। देश लौट रहे भारतीयों को अपनी स्किल के आधार पर डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। डाटाबेस के आधार पर स्वदेशी और विदेशी कंपनियों में इनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 30 मई को शुरू हुई थी यह योजना। देश लौट रहे लोगों को ऑनलाइन अपना पंजीकरण कराना होगा। स्वदेश नाम की योजना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक वंदे भारत मिशन के द्वारा, ये मैं पहले बता चुका हूँ, वंदे भारत मिशन के द्वारा विदेश से जो लोग फंसे हुए थे उनको भारत में लाया गया है। जिन भारतीयों को वापस लाया जा रहा है उनके लिए स्वदेश यानी स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट नाम से एक योजना शुरू की गई है। तो याद रखिएगा, स्किल्ड वर्क्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट नाम से योजना शुरू की गई है, जिसके तहत उनका डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। वे किस काम में निपुण है, डाटाबेस के आधार पर उन्हें नौकरी मिलेगी। इसके अलावा कंपनियों के मांग के अनुरूप उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने मिलकर इस योजना की शुरुआत की है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक चीज़ कि यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि स्वदेश जो योजना है किस मंत्रालय के अंतर्गत है। तो आपको याद रखना पड़ेगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय। ये 3 हैं आपके, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय। इन 3 मंत्रालयों को आपको नाम याद रखना पड़ेगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का बहुत दुख भरा और बहुत ही विवत्स मामला है। अब प्रश्न में इसलिए पूछा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, अब इम्पोर्टेंट है या नहीं है, पर बहुत गलत घटना हुई है हमारे सामने। किस राज्य में एक हाथिनी को पटाखे से भरा अनानास खिलाकर मार दिया गया। केरल की यह घटना है। थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में आपको मैं। ये वो हथिनी है, गर्भवती थी, ये पेट में बच्चा था। इसे कुछ अनजान लोगों ने पाइनएप्पल में बम फटाके रखकर इसको खिला दिया गया। ये घटना जो है उत्तरी केरल के मलप्पुरम जिले की है, जहाँ लोगों ने खाने की तलाश में जंगल से भटक कर आई हाथिनी के पटाखे से भरे अनानास खिला दिए। धमाके की वजह से उसका मुंह और सूंड बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसके बाद में मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम जब हुआ तो पता चला कि वह गर्भवती थी, नन्हा सा बच्चा भी उसके पेट में गर्भ में पल रहा था। बड़ा अच्छा ही कार्टून है इसके लिए कि माँ कहती है हथिनी, दे गेव अस फूड बेबी, उन्होंने हमको खाना दिया है। पेट में बच्चा कहता है ह्यूमन आर सो गुड, और उन्हें क्या पता कि ह्यूमन गुड के साथ क्या कर रहे हैं। चलिए बहुत दुख भरी घटना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को और एनसीईआरटी ने मिलकर बच्चों के लिए कौन सी सीरीज लॉन्च की है। ये थोड़ी सी ई रक्षा कंपटीशन सीरीज है जो यूनेस्को और एनसीईआरटी ने मिलकर एक सीरीज लॉन्च की है, जिसमें बच्चों को भावी जीवन कैसा हो उनसे राय मांगी जा रही है, उनके विचार जाने जा रहे हैं, उनसे फेक न्यूज़ से बचने और जिम्मेदार नागरिक बनने के तरीके स्टूडेंट्स बताएंगे। इसमें राय दुनिया में साझा कर रहे हैं। इस बीच एनसीईआरटी ने फैसला लिया कि स्टूडेंट्स को भी इसका मौका दिया जाए। एनसीईआरटी ने साइबर पीस फाउंडेशन और यूनेस्को के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की है। तो यह ध्यान रखना है, साइबर पीस फाउंडेशन और यूनेस्को के साथ मिलकर, ये 2 चीज़ें हैं। आपको एनसीईआरटी याद रखना पड़ेगा, साथ में साइबर पीस फाउंडेशन याद करना पड़ेगा। यूनेस्को के साथ मिलकर ई रक्षा कॉम्पिटिशन नाम की सीरीज लॉन्च की है। इसके तहत आर्ट और टेक्नोलॉजी से जुड़े कई तरह के कंपटीशन आयोजित होंगे। कंपटीशन में स्टूडेंट से 2 मुद्दे जुड़े टिप्स और स्ट्रेटेजी शेयर कर सकते हैं। एक तो सुरक्षित और जिम्मेदार नागरिक किस तरह से बन सकते हैं, और दूसरा फेक न्यूज़ और भ्रामक सूचनाओं से कैसे निपटा जाए। इसमें स्टूडेंट्स और टीचर भी हिस्सा भाग ले सकते हैं। कंपटीशन 3 कैटेगरी की होंगी। पहली कैटेगरी के तहत 10 वर्ष से ज़्यादा उम्र के सभी स्कूल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 10 वर्ष से ज़्यादा के। दूसरी कैटेगरी के तहत 17 वर्ष की उम्र तक के सभी,
वही तीसरी कैटेगरी के तहत पेरेंट्स, टीचर और गार्जियंस भी हिस्सा ले सकते हैं। 3 कैटेगरी हो गई। पहली कैटेगरी हो गई 10 वर्ष से ज़्यादा वाले की, सेकेंड कैटेगरी हो गई आपकी 17 वर्ष की उम्र तक वालों की, और तीसरी कैटेगरी हो गई किसकी, पेरेंट्स, टीचर और गार्जियंस के हो गए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौल की संधि कब हुई थी। मैं इसका एक अच्छा सा लेक्चर बना कर डालने वाला हूँ बहुत जल्दी, आप लोगों को पूरा डिटेल बताऊँगा। इससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसका भी तो आपको जवाब देना है कि सुगौल की संधि कब हुई थी। 1814 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में। कमेंट बॉक्स में जाकर इसका एक अच्छा सा शॉर्ट में जवाब दीजिए, ज़्यादा डिटेल्स ज़रूरत नहीं है। और जो अच्छे जवाब देंगे उनमें से 2 लोगों के नाम मैं स्क्रीनशॉट पे अपने इसमें वीडियो में बताऊंगा, उनका नाम और उनका जो आंसर दिया है उन दोनों चीज़ों को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।